ठीक। जय हिंद दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे। हमने हीट इंजन पढ़ा था। हीट इंजन में ब्लॉक डायग्राम एक बार देख लो, ये कवर करना बाकी था। ब्लॉक डायग्राम में हमने ऊपर एक सोर्स दिखाया, इंजन दिखाया, यहाँ पे सिंक दिखाया, यहाँ से हमने वर्क एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं हीट इंजन को एट अ Q1 अमाउंट एट अ T1 टेम्परेचर। वहाँ से कुछ वर्क होगा एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट विल रिजेक्टेड। इसका नाम हमने सिंक दे दिया, मतलब हम सराउंडिंग में उसे रिजेक्ट कर रहे हैं हीट को। ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे सोर्स नाम दिया, हीट रिजेक्ट कर रहे सिंक नाम दे दिया। सोर्स का टेम्परेचर यहाँ पे T1, सिंक का टेम्परेचर यहाँ पे T2 बता दिया। T1 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, T1 टेम्परेचर विल बी हायर, क्योंकि यहाँ पे अगर डायग्राम में देखो दिस इज अ T1 टेम्परेचर जहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो रहा है, दैट टेम्परेचर इज T1। और जब एग्जॉस्ट में से गैसेस निकल रहे हैं गाड़ी के इंजन में से, साइलेंसर में से धुआं जब निकल रहा है उसका टेम्परेचर T2, तो T1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन T2। यस, वो पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिया। Q1 अमाउंट की हम हीट सप्लाई कर रहे थे, W वर्क निकलेगा और Q2 अमाउंट की हीट रिजेक्ट होगी। तो हमने बाकी इफिशिएंसी वगैरह ये तो लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस जस्ट लाइक अ हीट इंजन बट ऑपरेटिंग इन अ रिवर्स ऑर्डर या रिवर्स फैशन। जैसे कि हीट इंजन इनपुट आएगा, हीट इंजन में से हम वर्क निकालेंगे एंड रिमेनिंग हीट को हम निकाल देंगे। जो हमारा इनपुट है, जो गैस बर्न हो रहा है वो काफ़ी गर्म टेम्परेचर पे, दैट इज़ वेरी हॉट एट अ टेम्परेचर T1 विच इज़ हायर कंपेयर टू जब हम हीट रिलीज करेंगे सराउंडिंग में। सो वी कैन से T1 इज ग्रेटर देन T2, फाइन। रेफ्रिजरेटर क्या है? ये तुम्हारा फ्रिज है। अभी फ्रिज को हीट सप्लाई करनी है, फ्रिज से हीट निकालनी है, हमें ऑब्वियसली हीट निकालनी है, चीज़ों को ठंडा करना है। तो यहाँ से हम हीट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? हम हीट निकालेंगे। ठीक है, कौन निकालेगा? फ्रिज निकालेगा। अपने आप निकालेगा क्या फ्रिज? नहीं, उसको कुछ हमें सप्लाई करना पड़ेगा, वर्क। सो रेफ्रिजरेटर इज डूइंग वर्क। ठीक है, सो मतलब इसके रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर इज नॉट डूइंग वर्क, रेफ्रिजरेटर के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। इंजन खुद वर्क कर रहा था, इसके ऊपर काम करना पड़ रहा है, तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये हायर टेम्परेचर पे था, यहाँ से टेम्परेचर को कम करना है। ठीक है, और वहाँ से हीट को हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे सराउंडिंग में। ठीक है, मतलब फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम, फ्रिज के बाहर किचन में या सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, राइट। सो दिस इज कूलिंग इफेक्ट, दिस इज हीटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटर की यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग इफेक्ट हम यूज़ करते हैं, और हीट इंजन वी यूज़ फॉर अ डिफरेंट पर्पस फॉर टू एक्सट्रैक्ट द वर्क। यहाँ पे वर्क निकालते हैं, यहाँ पे वर्क हमें सप्लाई करना पड़ता है। देखोगे कभी फ्रिज के पीछे कंप्रेसर कंडेंसर होता है, वो बचते रहता है, मतलब रेफ्रिजरेटर के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। क्या करता है कंडेंसर और कंप्रेसर? उसके पीछे उसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट होता है, मतलब एक प्रकार की गैस होती है जो फ्रिज के अंदर भेजता है कंडेंसर, ठंडी हवा। ठीक है, और जब वो गैस अंदर जाएगी फ्रिज के अंदर, सो जो सब्सटेंसेस हमने फ्रिज के अंदर रखे होंगे वो गर्म होंगे ऑब्वियसली, तो उसकी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? वो गैस। ठीक है, और वो बाहर आएगा। बाहर कैसे आएगा? वो कंप्रेसर वर्क करेगा, उसको बाहर खींचेगा। ठीक है, तो कंप्रेसर को वर्क करना पड़ा, वो गर्म हवा भी बाहर आई, उसको ठंडी करेगा। फिर से ठंडी कैसे करेगा? हीट सराउंडिंग में छोड़ देगा, वो ठंडी होगी गैस वापस फ्रिज के अंदर जाएगी, गर्म हवा जो फ्रिज के अंदर है उसको एब्जॉर्ब करेगी, वापस बाहर आएगी, हीट रिलीज करेगी, ठंडी होकर वापस अंदर जाएगी। इट विल गो ऑन रिपीटिंग, दैट इज रेफ्रिजरेटर। AC भी वैसे ही वर्क करता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, सो Q1 अमाउंट ऑफ हीट वी आर टेकिंग आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, और मुझे कुछ वर्क भी करना पड़ रहा है इसके ऊपर। अगर ये वर्क नहीं करोगे तो वो हीट निकालेगा कैसे भाई? तो हमें वर्क करना पड़ रहा है और हीट यहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क एंड हीट वी आर गेटिंग, और उसे हम सराउंडिंग में रिलीज कर रहे हैं। तो वी कैन से Q1 प्लस W इज इक्वल्स टू Q2 मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अभी जैसे हमने यहाँ पे इफ़िशियंसी मेंशन की थी, इफ़िशियंसी होती है रेफ्रिजरेटर की 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। वैसे रेफ्रिजरेटर को हम इफ़िशियंसी से नहीं डिफाइन करते, रेफ्रिजरेटर को हम इफ़िशियंसी से डिफाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम हीट निकाल रहे हैं, हम कुछ सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हीट को हम निकाल रहे हैं, सो दैट इज़ आवर इनपुट। इनपुट से कुछ चीज़ निकाल रहे हो तो ये
बोलना ही गलत हो जाएगा कि इफ़िशियंसी में तुम चीज़ों को निकाल रहे हो और उसको इनपुट कह रहे हो। तो इसके लिए इफ़िशियंसी के जगह पे हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। जैसे कि तुम 1 टन का एसी लेके आते हो, 1.5 टन का एसी लेके आते हो, दैट 1.5 टन ऑफ एसी, वो टन मतलब इट इज़ अ डिफाइनिंग द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, उसे देखेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ऑलराइट, हम इसको कंपेयर करके ही चलेंगे हीट इंजन के साथ। तो हीट इंजन यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं हम। हीट इंजन के अंदर सोर्स था, वहाँ से इनपुट आ रहा था, Q1 अमाउंट की हीट हम सप्लाई कर रहे थे इंजन को, वहाँ से W अमाउंट का वर्क निकल रहा था, और Q2 अमाउंट की हीट हम सिंक में रिलीज़ कर रहे थे, सराउंडिंग में रिलीज़ कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे हमने इफ़िशियंसी कैसे डिफाइन किया था, वर्क अपॉन Q1, दैट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट में वर्क मिला था, इसको हमने फिर लिखा था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सिमिलरली यहाँ पे जब हम फ्रिज को डिफाइन करेंगे, रेफ्रिजरेटर को हम डिफाइन करेंगे, रेफ्रिजरेटर को हम डिफाइन करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे सोर्स होगा। ठीक है, दैट इज़ हमारा रेफ्रिजरेटर चेम्बर, वहाँ से हम हीट को निकालेंगे, दैट इज़ आवर आउटपुट। ठीक है, और ये हमारा रेफ्रिजरेटर होगा जिसको हमें वर्क करना पड़ेगा, तो दैट इज़ इनपुट। इनपुट में हम इसके रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे ये आउटपुट था, वर्क वाज आउटपुट फ्रॉम इंजन, रेफ्रिजरेटर में वर्क इज़ इनपुट। ठीक है, आउटपुट में क्या है, हमें हीट को निकालना है, और वो हीट हम सिंक में छोड़ देंगे, सराउंडिंग में छोड़ देंगे उसे। ठीक है, जब इसके अंदर हम ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इफ़िशियंसी नहीं दिखाते, क्या दिखाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है Q1 अपॉन W, Q1 अपॉन W विच इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, ये देखोगे तो ये क्या है, Q1 आउटपुट में है और इनपुट में वर्क लिया है। ठीक है, तो जिसको जब हम लिखेंगे, सो Q1 डिवाइडेड बाय वर्क क्या होगा, हाउ Q1 माइनस Q2 होगा या Q2 माइनस Q1 होगा, हीट रिजेक्टेड इज मोर, सो इसको नहीं, इसको लिखेंगे Q2 माइनस Q1। ठीक है, विल राइट Q2 माइनस Q1। ठीक है, सो ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला, जहाँ पे हम रेफ्रिजरेटर के लिए इफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते, हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं। वेयर एज इन हीट इंजन इफिशिएंसी हम डिफाइन करते हैं, ये एक नंबर होता है, इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हम कैरनॉट इंजन के बारे में जानकारी लेते हैं। एक साइकिल होती है कैरनॉट साइकिल, उसको हम पढ़ते हैं, देन वी विल डील विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एज वेल एज द हीट इंजन। तो रेफ्रिजरेटर में इतना ही, क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी, हीट को निकालना है तो रेफ्रिजरेटर को काम करना पड़ेगा, मतलब रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम काम करेंगे, रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम काम करेंगे, हमें हीट निकालनी है और हीट सराउंडिंग में हमें रिजेक्ट करनी है। तो रेफ्रिजरेटर के लिए हम COP डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज आउटपुट बाय इनपुट Q1 बाय W। ठीक है, वेयर एज इट हीट इंजन इट इज W इज आउटपुट एंड Q1 इज इनपुट। यहाँ पे आउटपुट में क्या है, हीट है, और इनपुट में क्या है, वर्क है, दोनों में डिफरेंस देखो तुम। ठीक है, सो वी कैन से हियर efficiency is inversely proportional to the coefficient of performance। एग्जैक्टली कैसे है, ये रिवर्स में है। डेफिनेशन में भी हमने लिखा था, इट इज़ वर्किंग इन द रिवर्स फैशन, हीट इंजन के रिवर्स में वर्क करता है। तो मैथमेटिकली भी जो टर्म हमने यूज़ की COP विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफिशियंसी। देखो यहाँ पे W बाय Q1 है, यहाँ पे Q1 बाय W लिया है। ठीक है, सो नथिंग टू वरी, न्यूमेरिकल विल सॉर्ट आउट ऑल द microscopic doubts related to the numericals of heat engine and refrigerator. Now we will move forward
टू अंडरस्टैंड कॉल्ड एज कैरनॉट साइकिल। ठीक है, कैरनॉट साइकिल पहले समझ लो, स्टेप बाय स्टेप मुझे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics, no heat engine can have 100% efficiency। ठीक है, सो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए इन 1824, कैरनॉट साइंटिस्ट है, उन्होंने एक साइकिल डेवलप की। साइकिल मतलब एटलस वाली साइकिल ने प्रोसेस जिसके अंदर वो चीज़ें रिपीट हो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बार बार रिपीट हो, जैसे कि हीट इंजन की साइकिल हम ड्रॉ करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम की। ठीक है, तो वो रिपीट होने वाली है, ये देखो यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, रिपीट होंगी ये चीज़ें, तो उसको बार बार वही काम करना है। तो 1824 में हुआ क्या, अ साइकिल वॉज डेवलप्ड बाय कैरनॉट, ए क्यों लिखेंगे, साइंटिस्ट है जिसका नाम है कैरनॉट, बाय कैरनॉट, टू हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया इन्होंने फॉर ए गिवन कंडीशन। उन्होंने एक साइकिल बताई जिसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो। ये भी हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली इसे करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट का लॉस हो जाता है, कहीं ना कहीं हीट लॉस हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि 100% इफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, बट कैरनॉट कम अप विथ अ साइकिल विच इज़ 100% इफिशिएंट। उसने थेरोटिकल बताया कि 100% इफिशिएंट साइकिल कैसे बनाए। साइकिल मतलब दो पहिए वाली साइकिल नहीं है, जिसके अंदर हम प्रेशर और वॉल्यूम का एक कर्व बताएंगे कि किस प्रकार तुम गैस को कंप्रेस या एक्सपांड करोगे और उसके बीच में कोई हीट का लॉस नहीं होगा। ऐसी साइकिल 1924 में कैरनॉट ने डिफाइन की, और उसने बताया कि 4 स्टेप से एक साइकिल बनेगी, उसकी इफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होगी, 100% होगी। लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, वो देखना ज़रूरी होगा। लेकिन पहले वो साइकिल है क्या, वो तो देख लेते हैं। सो अ कैरनॉट साइकिल इज accomplished in 4 steps। ठीक है, उसने 4 स्टेप में ये साइकिल बताई है। पहली स्टेप हम ये पॉइंट्स लिख लेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये साइकिल में जो कोई डिवाइस होगा उसने हीट एब्जॉर्ब करनी चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एट सोर्स टेम्परेचर लेट से T1, एट सोर्स टेम्परेचर T1। ठीक है, जहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा वो सोर्स का टेम्परेचर लेट से T1 है, और जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो डिवाइस, उसका प्रोसेस आइसोथर्मल होना चाहिए जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब हीट एब्जॉर्ब शुड बी डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, वी कैन से दैट। सेकेंड पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और बाद में क्या करना चाहिए, हीट लेके एक्सपांड करना चाहिए एडियाबैटिक एक्सपांशन होना चाहिए सेकेंड स्टेप में। कब तक, टिल इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स टू सिंक टेम्परेचर। तो सिंक का टेम्परेचर मान लो T2 है, तो एक्सपांशन जब होगा एडियाबैटिक एक्सपांशन करेंगे T2 टेम्परेचर ड्रॉप होने तक। तीसरा, हीट रिजेक्शन, एक्सपांड हो गई गैस, अभी हीट रिजेक्ट करेगी बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर कहते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के द्वारा जब वो एक्सपांड हो गई गैस, अभी वो आइसोथर्मल प्रोसेस के द्वारा हीट रिजेक्ट करेगा एट सिंक टेम्परेचर T2। ठीक है, फिर लास्ट कहता है, फिर हम इसको अच्छे से डील करेंगे, कहता है कि एडियाबैटिक
कंप्रेशन होना चाहिए। ये जो गैस है जिसने हीट रिजेक्ट की है उसको अभी कंप्रेस करो। सो एडियाबैटिक कंप्रेशन टिल इट्स टेम्परेचर increases to surrounding temperature, source temperature, sorry, to source temperature T1। ठीक है, यहाँ से की पॉइंट उठाते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन दिस साइकिल। ठीक है, सो ऐसी साइकिल इन्होंने डिफाइन की जिसकी इफिशिएंसी 100% हो। एटलीस्ट थेरोटिकली तो ये बता पाए कार्नोट ने कि 100% इफिशिएंसी बताओ। ठीक है, ताकि कोई हीट का लॉस ना हो। कहते कि क्या करो, एक कंटेनर लो, एक सिलेंडर लो। ठीक है, ले लिया सिलेंडर, ठीक है, पिस्टन ले लो, इसके अंदर गैस होगी। इस गैस को क्या करो तुम, इस गैस ने आइसोथर्मल प्रोसेस के द्वारा हीट एब्जॉर्ब करवाओ इससे। ठीक है, तब उसका टेम्परेचर T1 हो। ठीक है, बाद में क्या करो, इसको इसी गैस को एडियाबैटिकली एक्सपांड करो ताकि इसका टेम्परेचर T2 ड्रॉप हो जाए। फिर T2 टेम्परेचर ड्रॉप होने के बाद इससे तुम हीट रिजेक्ट करवा आइसोथर्मल प्रोसेस के द्वारा, और बाद में क्या करो, एडियाबैटिक कंप्रेशन करो इसका ताकि इसका टेम्परेचर T1 हो जाए। ऐसी कार्नोट साइकिल। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकिल थ्रू द ग्राफ। तो हम यहाँ पे PV डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमें ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस पे P लिया, x एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम V लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे की पॉइंट्स लेके आते हैं। पहले क्या करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस के द्वारा हीट एब्जॉर्ब करनी है, बाद में एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन से हीट रिजेक्शन होगी, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन करके दिखाओ हमें। ठीक है, सो आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा PV डायग्राम आइसोथर्मल की भी ऐसी होती है, एडियाबैटिक की भी ऐसी डायग्राम आती है। ठीक है, कर्व ऐसा आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले साइकिल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लेट से कि हम A पोजीशन पे थे, A पोजीशन से हमने B पोजीशन पे जाना है। ठीक है, और जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक्सपांशन करेंगे हम। A to B क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो A to B क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। हम यहाँ पे A to B प्रोसेस में क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे। ये जो प्रोसेस होगी, सिलेंडर होगा, उसके अंदर जो गैस होगी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग इट्स एक्सपांशन। और ये एक्सपांशन कैसा होना चाहिए, आइसोथर्मल एक्सपांशन होना चाहिए। ठीक है, सो इसका नाम हम लिख लेते हैं। ये जो A to B जो हो रहा है, दिस शुड बी आइसोथर्मली यू एक्सपांड द गैस। ठीक है, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे करो। तो एक आइसोथर्मल लाइन हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये एक आइसोथर्मल लाइन हम ऐसे यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे बता पाएँ कि T1 टेम्परेचर पे हम आइसोथर्मल प्रोसेस से एक्सपांशन कर रहे हैं, और उसको क्या नाम दिया, दिस इज़ अवर सोर्स टेम्परेचर। ठीक है, बाद में क्या करना है हमें, बाद में सेकेंड प्रोसेस में क्या करने को बोला है, एडियाबैटिक एक्सपांड करो। ठीक है, पहले हमने आइसोथर्मल एक्सपांशन किया, अभी हम एडियाबैटिक एक्सपांशन करेंगे। तो आइसोथर्मल का भी कर्व ऐसे आता है, एडियाबैटिक का भी कर्व ऐसे ही आता है, लेकिन स्लोप थोड़ा डिफरेंट होता है। सो हम यहाँ पे अगर ऐसे दिखाएंगे उसे इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा मैं मैच कर दूँ इसे ठीक से, ये ठीक है, दैट इज़ C पोजीशन। सो हमने 2 बार एक्सपांड किया गैस, B to C आए हम। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी ये तो हो गया B to C हमारा एडियाबैटिक एक्सपांशन। थर्ड पोजीशन में क्या बोलते हैं वो, हीट रिजेक्ट बाय आइसोथर्मल प्रोसेस एट सिंक टेम्परेचर T2। तो इस गैस को अभी कंप्रेस करना है आइसोथर्मली। सो द गैस इज नाउ कंप्रेसिंग आइसोथर्मली। तो ये गैस आइसोथर्मली कंप्रेस होगी या होनी चाहिए टू गेट 100% इफिशिएंसी, और तब यहाँ से हम हीट रिलीज कर देंगे Q2 अमाउंट की। और ये प्रोसेस कैसी है, दिस इज अगेन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस अगेन। ये कौन सी प्रोसेस थी, ये एडियाबैटिक थी। ये क्या हो रहा था, एडियाबैटिक एक्सपांशन। A to B क्या हो रहा था, आइसोथर्मल एक्सपांशन। और B to ये C पोजीशन यहाँ पे हम दिखाते हैं। B to C क्या कर रहे हैं हम, आइसोथर्मल
कंप्रेशन, और आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे तब उसका टेम्परेचर कितना है, कांस्टेंट होगा। हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो एक मैं आइसोथर्मल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं वहाँ पे उसका टेम्परेचर मेंशन कर दूँ। तो इसका टेम्परेचर हम बता देते हैं यहाँ पे कितना लिया था हमने, T2। ठीक है, एक्सपांड करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा सिंक टेम्परेचर T2 पे। सो दिस इज T2, दैट इज सिंक टेम्परेचर। सिंक टेम्परेचर पे हम इसकी हीट रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, कितने अमाउंट की हीट रिलीज़ हो रही है यहाँ से, Q2। A2 भी क्या हो रहा था, एक्सपांशन कर रहे थे, हीट सप्लाई कर रहे थे। B2C हम इसको कंप्रेस कर रहे थे। एडियाबैटिक कंप्रेशन में ना हीट गेन होती है ना हीट लॉस होता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर जब तक T2 ना हो जाए। उसके बाद हमने C2D लिखना चाहिए, मैंने यहाँ पे C2D क्या किया, हमने इसको आइसोथर्मली कंप्रेस किया और उसके बाद इसको फिर से हम एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे। सो जब हम D2A जाएंगे हम ऐसा ग्राफ दिखा देंगे जहाँ पे एरो देखो ऊपर की तरफ, और इसको मैं लिख देता हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एडियाबैटिक कंप्रेशन हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई कैरनॉट साइकिल। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर देते क्या है प्रैक्टिकल, ये पॉसिबल क्यों नहीं, उसका आंसर देते ताकि हमारी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी एनहांस हो जाए और हम थोड़े कैपेबल बन जाए इसे समझने में। यार देखो आइसोथर्मल प्रोसेस कैसी होती है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस कैसी है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है, हमने देखा था। एडियाबैटिक प्रोसेस कैसी होती है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है। इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो ये जो कैरनॉट भाई साहब ने बताया कि पीवी डायग्राम में ऐसी साइकिल बताओ हमें, मतलब साइकिल मतलब जहाँ पे तुम कंप्रेस एक्सपांड करोगे। ठीक है, और उसकी इफिशिएंसी 100% हो, देयर विल बी नो लॉस ऑफ हीट। ठीक है, तो ऐसी साइकिल इन्होंने बनाई। तो इन्होंने कहा कि तुम पहले क्या करो, गैस को है ना पहले तुम एक्सपांड करो एट अ टेम्परेचर T1। ठीक है, उसके बाद गैस को और एक्सपांड करो एट एडियाबैटिक एक्सपांशन जब तक उसका टेम्परेचर T2 ना हो जाए। मतलब कह रहे हैं कि तुम पहले बहुत स्लोली उसे एक्सपांड करो और उसके बाद बहुत फास्ट एक्सपांड करो। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि सडनली तुम स्लो एक्सपांड कर रहे हो और सडनली फास्ट एक्सपांड कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। फिर क्या कहते हैं, जब तुम अभी उसे एडियाबैटिक एक्सपांड कर चुके, उसका टेम्परेचर T2 बना चुके, गैस अभी हो गई है T2 टेम्परेचर पे, उसको क्या करो तुम बहुत स्लोली अभी कंप्रेस करो। ठीक है, और वहाँ से जब हीट रिजेक्ट हो जाए तो उसे बहुत फास्ट कंप्रेस करो बाद में, और ये प्रोसेस ऐसी जो बनेगी उसकी इफिशिएंसी 100% हो जाएगी। ठीक है, हमने कहा वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, जैसे बताया वैसे हमने पढ़ लिया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एडियाबैटिक एक्सपांशन और आइसोथर्मल एक्सपांशन बहुत फास्ट और स्लो होते हैं, इसके कारण ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि इसके आसपास कैरनॉट साइकिल जैसी है उसके आसपास अगर कोई साइकिल तुम बना पाओ तो उसकी इफिशिएंसी हायर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो विल ट्राई टू अचीव टू गेट टूवर्ड्स दी कैरनॉट साइकिल, चाहे वो हीट इंजन के लिए हो चाहे हम रेफ्रिजरेटर के लिए हो, जिस प्रकार जैसा यूज़ है उस प्रकार हम साइकिल बनाएंगे और ट्राई करते हैं वी विल मेक इट मोर टूवर्ड्स दी कैरनॉट साइकिल ताकि हमारी इफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, तो ये इंडिकेटर डायग्राम थी। इंडिकेटर डायग्राम मतलब पीवी डायग्राम फॉर कैरनॉट साइकिल। मैं इसको हेडिंग वाइज वैसे लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूँ, ऊपर इसका हेडिंग अगर ले लिए हम तो हम लिखते हैं इंडिकेटर डायग्राम फॉर ए कैरनॉट साइकिल। ठीक है, अब इसका कुछ मैथमेटिक्स हमें देखना है, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, जो हमारी सोच और बढ़ा देगा। और कितनी सोच बढ़ाओगे सर, बच्चों की जान लोगे क्या। देखो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हम आइसोथर्मली। सो Q1 अमाउंट ऑफ हीट वी आर सप्लाइंग। सो जो हीट सप्लाई करते हैं उससे वर्क होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा था हीट सप्लाई इज इक्वल्स टू वर्क डन। वो कितना होता है, तो उसका एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं nRT1 log ऑफ VB माइनस VB अपॉन VA। ठीक है, वी कैन राइट दिस एज इट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हीट सप्लाई एंड वर्क डन इज nRT1 log VB अपॉन V1। ठीक है, हीट रिजेक्ट जो हो रही है
दिस हीट रिजेक्टेड इज Q2। कैसी हो रही है वो भी एडियाबैटिकली हो रही है क्या, आइसोथर्मली हो रही है वो भी, तो उसको हम लिख सकते हैं nRT2 टेम्परेचर पे हो रही है log ऑफ Vc अपॉन Vd। ठीक है, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आएंगे हमारे। ठीक है, ये तो हुआ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ऊपर की जो साइकिल लिखी है उससे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हो रहा है उसके फॉर्मूलाज लिख लिए। एडियाबैटिक के लिए फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पता है, हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, ये रिलेशन हमें काम में आएंगे। T1 टेम्परेचर है, VB वॉल्यूम है, TV रेस टू गामा माइनस 1 ये फॉर्मूला हमने देखा था, वो यहाँ पे लगा देंगे T2 इंटू VC रेस टू गामा माइनस 1। और सेकेंड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, कंप्रेशन के लिए हम लगा सकते हैं T1 VA रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 VD रेस टू गामा माइनस 1। इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूँ, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। ठीक है, नाउ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टू इक्वेशंस। फ्रॉम दिस इक्वेशन 3 and 4 what we are getting is very much important. So we will get Q1 upon Q2 is equals to, we'll get T1 upon T2। ये रिलेशन हमें काफ़ी यूज़फुल मिला यहाँ से, और यहाँ पे हम 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो विल गेट वन मोर यूज़फुल रिलेशन, VB अपॉन VA इज इक्वल्स टू VC अपॉन VD, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली ये हम कट कर पाए। हमें ये दो रिलेशन यहाँ से मिले, और ये रिलेशन से हम कैरनॉट साइकिल की इफ़िशेंसी बताएंगे। कैरनॉट साइकिल की इफ़िशेंसी बताएंगे, इसका मतलब है कैरनॉट साइकिल इज़ मोर सुटेबल टू यूज़ इन हीट इंजिन्स थेरोटिकली। ओके, सो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। दिस इज़ द लास्ट पेज वेयर विल डिस्कस द सेकेंड लॉ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडिंग में इफ़िशियंसी ऑफ ए कैरनॉट साइकिल। ठीक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला हमें मिल रहा है। सो इफ़िशियंसी कोई भी हीट इंजन की या हीट साइकिल की हम दिखाते हैं अभी, आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट। हमें क्या मिला था जब हमने इसे सॉल्व किया था, हीट इंजन में हमने देखा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, राइट। इसको मॉड लगा देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये इफ़िशियंसी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ऑल राइट। लेकिन हम अभी देखें, एज वी नो फॉर कैरनॉट साइकिल ये जो Q2 अपॉन Q1 है इसको हमने टेम्परेचर के टर्म में डिफाइन किया। Q2 अपॉन Q1 डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर T1 अपॉन T2, राइट। सो Q2 अपॉन Q1 को लिखेंगे T2 अपॉन T1। सो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हमें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर मिल जाएगा। इफ़िशियंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, इसको हमने बॉक्स कर लिया। दिस इज नथिंग बट द इफ़िशियंसी ऑफ ए कैरनॉट साइकिल। व्हाट इज T1? T1 इज द सोर्स टेम्परेचर। What is T2? It is sink temperature. Okay, all right. कौन सा बड़ा होगा? Obviously T1 should be greater than T2. यहाँ पे क्या होगा? T1 is greater than T2. उल्टा हो गया तो ये निगेटिव हो जाएगा नंबर, which is not possible. So source temperature is always at higher temperature. Sink temperature is at low temperature. ठीक है? So this is a Carnot cycle. What is Carnot cycle? Which follows these 4 steps, which makes a cycle which they claim to have a 100% efficiency, at least theoretically. 1824 में इसे डेवलप किया गया। वो कहते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपांड करो, एडियाबैटिक एक्सपांड करो, आइसोथर्मल कंप्रेस करो, एडियाबैटिक कंप्रेस करो, ये जो साइकिल बनेगी इसकी इफिशियंसी 100% रहेगी। हमने कहा होगी तो होगी, तो उसका मैथमेटिक्स हमने देखा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे हीट हो रही है सप्लाई और हीट हो रही है रिजेक्ट, दोनों वहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है उसके रिलेशन हमने ये दो इस्टेब्लिश किए।
यहाँ से हमें ये मिला, यहाँ से ये सब्सटीट्यूट करने के बाद वी केम टू नो that heat supply and heat rejected depends upon temperature of source and sink. तो हमने रिलेशन बिल्टअप कर लिया इन efficiency of a Carnot cycle which we know any efficiency is output upon input. ठीक है, so you take the heat engine, the efficiency is 1 minus Q2 upon Q1. ठीक है, and if that heat engine runs on a Carnot cycle, you write Q2 upon Q1 is equals to T2 upon T1. सो ये Q2 अपॉन Q1 हो गया T2 अपॉन T1. सो इफिशियंसी का एक नया नवेला फॉर्मूला हमें मिल गया, एंड दिस इज द वे वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड लॉ ऑफ